नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में एक बार फिर से स्वागत है। कल सतीश चंद्रा का 11th का मध्यकालीन भारत का मैंने एमसीक्यू करवाया था आपको। आज उसके आगे का एमसीक्यू हम लोग करेंगे। कल का वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, सीक्वेंस में देखा कीजिए हमेशा वीडियो को। जो प्लेलिस्ट में अपलोड है सारा का सारा आप देख सकते हैं एक साथ जाकर। एनसीईआरटी एमसीक्यू सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो एक एक सवाल को देखेंगे और पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। एक एक सवाल को खुद से सोचने की कोशिश कीजिए, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए जिससे याद आएगा आपको। रिवीजन इसी तरह से होता है, मैं सिर्फ बताता चला जाऊंगा, उससे आपका रिवाइज पूरा नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए पहले सवाल शुरू करते। देखिए क्या दिया हुआ है, अलग अलग विभागों के नाम लिखे हुए हैं और इधर उसके संबंधित पद लिखा हुआ है। अब आपको मैच करना है। ये फारसी और अरेबियन शब्द होते थे, इसीलिए कठिन लगता है थोड़ा सा मध्यकालीन भारत में, और संगम साहित्य में तमिल होते हैं तो इसलिए भी थोड़ा सा उसको याद रखना कठिन होता है। सैन्य विभाग, विधि विभाग, पत्राचार विभाग और कृषि विभाग, इनको मैच करना है। तो सैन्य विभाग का क्या हो जाएगा, दीवाने अर्ज को सैन्य विभाग कहा जाता था। विधि विभाग क्या हो जाएगा, दीवाने रिसाल हो जाएगा विधि विभाग आपका। पत्राचार विभाग क्या हो जाएगा, तो दीवाने इंसा पत्राचार विभाग हो गया। कृषि विभाग क्या हो गया, दीवाने अमीर कोही, जिसकी स्थापना किसने की थी, MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। एक एक को मैच कीजिए वीडियो रोक करके, सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, दिल्ली निम्न से दिल्ली सल्तनत किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की थी। कल ही मैंने आपको बताया कि सैन्य विभाग की स्थापना तो बलबन ने की थी, लेकिन सेना को नगद वेतन देना किसने शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बलबन। ओके, मंगोलों से लड़ने के लिए इसने सैन्य विभाग की स्थापना की थी। वजीर के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। 14वीं सदी में इसे राजस्व का विशेषज्ञ माना जाता था। यह आय व्यय दोनों का प्रबंधन करता था। फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा जहां को अपना वजीर बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य पूछा गया है, सी है, सी गलत दिया हुआ है, बाकी पहला और दूसरा सही है। यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ, देखिए। फिरोज शाह तुगलक ने अपना वजीर इस्लाम में धर्मांतरित तैलांग ब्राह्मण खाने जहाँ को बनाया था। ये तेलंगाना का ब्राह्मण था, तेलंगाना वर्तमान का, उसमें तैलांग ब्राह्मण कहलाते। तो बहुत ही बुद्धि तेज होती है इन लोगों की, उनमें से हैं ये। तो ख्वाजा जहाँ मोहम्मद तुगलक का वजीर था। मोहम्मद तुगलक का वजीर कौन था, तो ख्वाजा जहाँ, और फिरोज शाह तुगलक का कौन था, तो खाने जहाँ था। दोनों के नाम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, और ये थोड़ा सा अपवाद स्वरूप भी हो जाता है। दीवाने अर्ज, कारखाना, धार्मिक संस्थान, और इधर मैच करना है आपको कि कौन से सही दिए हुए हैं, कौन से सही सुमेलित हैं। दीवाने अर्ज के सामने लिखा वो आरजी मामलिक। संबंधित प्रधान कौन होता था, हर विभाग का प्रधान के बारे में पूछा गया है। कारखाना, वकील दर उसका प्रधान होता था। धार्मिक संस्थान, आलाए सदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित है, तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं, बिल्कुल तीनों सही सुमेलित हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, पूछते हैं इस तरह के सवालों के। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई को पदानुक्रम में लगाइए। यूपीएससी 2022 का पेपर 21 का पेपर उठाकर देखिए, आपको ये सवाल मिलेगा आपको। बीपीएससी वालों ने भी ये सवाल पूछा है, यूपी वालों ने भी सवाल पूछा है, और पीटी के पेपर 2021 का यूपीएससी का उठाकर देखिए, उसमें भी ये सवाल आपको मिल जाएगा आसानी से। इसका आंसर निकालिए। क्या है भाई प्रशासनिक इकाई का मतलब क्या होता है, सबसे बड़े इकाई से सबसे छोटे इकाई तक, या सबसे छोटे से सबसे बड़ी इकाई तक आपको ढूंढना है कि कौन सा सीक्वेंस जो है बिल्कुल सटीक सही दिया हुआ है। सबसे ऊपर कौन होता था भाई, और सबसे नीचे कौन होता था, ये आपको ढूंढना है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, अभी तक आपने ढूंढ लिया होगा। 5 का आंसर हो जाएगा बी। सबसे ऊपर सूबा, फिर सिख, फिर परगना, फिर गांव आता है। ओके, परगना तो अभी भी आप सुनते होंगे, गांव भी सुनते होंगे। सिख जो होता था, इसी का प्रधान सिखदार होता था, उससे बड़ा क्या होता था, सूबा। ओके, अगले पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर, उससे पहले मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, प्रशासनिक इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा सुन लीजिए। जब तुर्कों ने भारत पर शासन किया तो इसने कई प्रदेश इकाइयों को बांटा, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। इक्ता नहीं समझ में आया होगा जिनको, उनको मैं बता देता हूँ। इक्ता मतलब होता है जैसे भारत देश हो गया और बिहार उसका क्या हो गया, एक इक्ता हो गया। आज के बाद जीवन में कभी नहीं भूलोगे। उतना बड़ा तो उस समय इकाई नहीं था, इतना बड़ा तो उस समय उनका शासन नहीं था, तो छोटे छोटे इक्ता भी होते थे। जितना दूर में उनका शासन होता था उसको क्या करते थे, ये एक छोटे छोटे इक्ताओं बांट देते थे, जिसके प्रधान कौन होता था, इक्तादार होता था। तो आज के राज्य से तुलना कर सकते हैं, आज के राज्य से तुलना कर सकते हैं आप इसको, और अब आपको अभी नहीं भूलेंगे कि इक्तादार क्या होता था, इक्ता प्रणाली क्या होता था। साम्राज्य को छोटे छोटे प्रशासनिक इकाई में बांटकर प्रशासन करना ही इक्तादारी व्यवस्था था। मूल रूप से मूल स्वभाव यही था, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके,
इन एकताओं को अमीरों के हवाले कर दिया जाता था, जिन्हें मुफ्ती या वली कहा जाता था। यही प्रदेश बाद में सूबे में परिवर्तित हो गए। बाद में इक्ता क्या हो गया, सूबा हो गया। सूबा जो जब बड़ा हुआ, बड़े क्षेत्र पर उनका कब्जा हो गया, तो इक्ता से थोड़ा सा बड़ा होता था सूबा, और इन्हीं को बाद में क्या नाम दे दिया गया, सूबा का नाम दे दिया गया। ओके, सूबे के नीचे की इकाई सिख कहलाती थी, सिख के नीचे की इकाई परगना कहलाती थी। गांव 100 या 84 इकाइयों में संगठित थे। गांव के सबसे महत्वपूर्ण लोग खुद भूस्वामी और मुकद्दम मुखिया होते थे। 68वीं बीपीएससी का आपका सवाल है ये, 68वीं बीपीएससी का सवाल है, खुद और मुकद्दम के बारे में पूछा गया है। ये गांव में राजस्व वसूलने का भी काम करते थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, खुद क्या होते थे, भूस्वामी और मुकद्दम मुखिया होते थे। ओके, दिल्ली सल्तनत के आर्थिक सामाजिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मुगलों के आर्थिक सामाजिक जीवन और दिल्ली सल्तनत का आर्थिक सामाजिक प्रशासनिक जीवन, सबसे ज़्यादा सवाल आपसे इन्हीं से पूछा जाएगा। इन्हीं से सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आप गलती करते हैं। बाकी कहानियाँ तो आपको पता ही होती, युद्ध वगैरह तो आप रट के जाते ही हैं। देखिए इसमें से आंसर निकालिए, कौन सा असत्य है। उस काल में चांदी के टके तांबे के दिरहम आधारित मुद्रा प्रचलन में था। तांबे का दिरहम। भारत पश्चिम एशिया से साटन, कांच के बर्तन, घोड़ों का आयात करता था। लोहे के रकाबों का प्रयोग आर्थिक प्रचलन में था। उस काल में भारत फारस की खाड़ी और लाल सागर के समीप के देशों के साथ व्यापार नहीं करता था। इसका आंसर बताइए जरा एक बार सोचकर। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा क्या, बी या ए, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी गलत दिया। उस काल में भारत फारस की खाड़ी, लाल सागर के समीप के देशों के साथ व्यापार करता था। ये तो स्टेटमेंट पढ़ के ही लग रहा है, क्यों नहीं व्यापार करेगा भाई, इनसे तो व्यापार हम हड़प्पा काल में करते थे, तो खाड़ी और फारस से हम दिल्ली सल्तनत के काल में तो करेंगे ही करेंगे। अगला है, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था। देखिए रहट विधि आपने देखा होगा, सिंचाई की ये विधि होती है, लेकिन आज आपको लगता होगा क्योंकि बोरिंग आ गया है, दमकल आ गया है, तो आज आपको लगता होगा रहट विधि क्या है। उस समय में सोचिए, जब एक बड़े से 1 बीघे खेत को पटाना है, उसमें पानी डालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। उसकी जगह पर अगर कोई मशीन आ जाएगा जो घूमते घूमते सारा पानी निकाल कर खेत को सिंचित कर देगा, तो कितना बड़ा टेक्नोलॉजी होगा ये। तो रहट उस समय की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी, सिंचाई की टेक्नोलॉजी थी ये रहट विधि। दिल्ली सल्तनत के शासक जवाबित का प्रयोग करते थे। यह किससे संबंधित है, जवाबित, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये, राजकाज चलाने तो सुल्तान द्वारा बनाए गए विनियम जवाबित कहलाते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासक राजकाज चलाने के लिए मुस्लिम कानून के अलावा अपनी ओर से जरूरी विनियम बनाते थे, तो उसको क्या कहा जाता था, जवाबित कहा जाता था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपनी कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता का आधार भू राजस्व की दर निर्धारित की थी। ये उनका अपना पर्सनल था। दिल्ली सल्तनत में फवाजिल प्रचलन में था, जिसका आशय है कि इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। इक्तादार जो होते थे वो अपने अपने क्षेत्र से राजस्व वसूली का काम करते थे, मतलब कर वगैरह वसूलते थे, कमाते थे। उसमें से जो उनका इक्ता को चलाने के लिए खर्च होता था उसको अलग रख लेते थे। बाकी उसके अलावा जो भी पैसा बचता था वो कहाँ पर जमा हो जाता था, सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता। इसी को क्या कहा जाता था, फवाजिल। ओके, दिल्ली सल्तनत जिम्मी किससे संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट और आसान सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बताइए आंसर। जजिया अदा करने वाली मुस्लिम प्रजा, क्या सही है ये। मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाली हिंदू प्रजा। सिंध विजय कर भारत आने वाले तुर्क, क्या इनको कहा जाता जिम्मी। ग्रामीण हिंदू कुलीन वर्ग, क्या इनको जिम्मी कहा जाता था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मुझे पता है 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज हो रहे होंगे, बी और डी में कन्फ्यूज हो रहे होंगे कुछ लोग ए और सी में कन्फ्यूज, कुछ लोग तो कन्फ्यूज हो ही नहीं रहे होंगे क्योंकि उनको आता ही नहीं। जिम्मी का मतलब क्या होता है, जिम्मी का मतलब होता है बी, यानी कि मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाले हिंदू प्रजा को क्या कहा जाता था, जिम्मी कहा जाता था। दरअसल में जजिया जो है एक केवल कर नहीं था। उस समय अधिकांशतः जो जनता होती थी वो गरीब होती थी। उस समय 2 ही वर्ग हुआ करते थे, एक गरीब, एक तो नितांत गरीब और एक नितांत अमीर। ओके, तो जो गरीब है इस पर जब तरह तरह के राजस्व लगा दिए जाते थे, और धर्म के आधार पर जब राजस्व लगाए जाते हैं तो उससे बचने के लिए कई बार वो इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर लेते थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, विजयनगर और बहमनी काल तथा पुर्तगालियों का आगमन हम यहाँ से शुरू करेंगे। हरिहर और बुक्का किस राज्य के सामंत थे, तो ये काकतीय राज्य के सामंत थे। बाद में इन्होंने किसकी स्थापना की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की। ये दोनों वारंगल के काकतीय राजा के यहाँ सामंत थे। बाद में कामपिली आधुनिक कर्नाटक में राज्य मंत्री भी बने थे। आधुनिक कर्नाटक का क्या नाम था उस समय, कामपिली नाम था उसका। अगले सवाल पर चलते हैं, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। मोहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया, क्या ये सही है, आपको लगता है ऐसा। आरंभ में विजयनगर की व्यवस्था कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ थी। कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ, पहली विजयनगर की व्यवस्था कैसे थी, कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ।
हसन गंगू ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का की मदद की थी। हसन गंगू का नाम आप बहमनी में सुनते हैं या विजयनगर में सुनते हैं? हसन गंगू नामक एक ब्राह्मण था और नहीं, शासक था। अगला देखिए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 3 असत्य है। हसन गंगू जो था ये विजयनगर नहीं, बहमनी राज्य से संबंधित था। बहमनी राज्य के संस्थापकों में से एक है। अगला देखते हैं क्या है। मोहम्मद तुगलक ने जब एक मुसलमान विद्रोही को कर्नाटक में शरण देने की खबर सुनी तो उसने उस पर आक्रमण कर जीत हासिल की और हरिहर बुक्का को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया। 1346 से पूरा होयसल राज्य विजयनगर शासकों के हाथों में आ गया। इस संघर्ष में हरिहर और बुक्का की मदद उसके भाइयों ने की थी। उन्होंने विजित प्रदेश को प्रशासन को संभाला। आरंभ में विजयनगर राज्य में एक सहकारी राज्य व्यवस्था, कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ लागू थी। विजयनगर की बढ़ती शक्ति का दक्षिण मदुरै के सुल्तानों ने विरोध किया। हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की, अभी मैंने बताया। और एक कहानी चलती है कि हसन गंगू जो था ये बहमन नाम इसका इसलिए रखा इसने, बहमन, कहानी सुनाता हूँ मैं, बहमन, क्योंकि इसका जो गुरु था एक ब्राह्मण था जिसने इसको दीक्षित किया था, उसी को सम्मान देने के लिए इसने इसका नाम बहमनी रखा। लेकिन जिस तरह का ये कट्टर आदमी था इसलिए लोग विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ इसने किया होगा, एक कहानी चलती है। तो हसन गंगू कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर बुक्का की मदद नहीं की थी। कथन 3 असत्य है इसलिए। ओके, विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। गुरु विद्यारण्य ने पुनः उन्हें हिंदू धर्म में दीक्षित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर निकालिए, कौन सा सही है कौन सा गलत। हरिहर और बुक्का को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया था एमबीटी ने ज़बरदस्ती। उसके बाद से इन्होंने फिर हिंदुइज्म को अपनाया और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। गुरु विद्यारण्य ने इनको मदद की थी हिंदू धर्म में पुनः आने के लिए। ओके, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अभी आया अलाउद्दीन हसन, जिसको हसन गंगू भी कहा जाता है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हरिहर द्वितीय के संदर्भ में असत्य है ये बताना है आपको। हरिहर द्वितीय की बात हो रही है। उसने बहमनी राज्य के बेलगाम और गोवा पर आधिपत्य स्थापित किया। उसने उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किया। उसने पूर्वी समुद्र तट के प्रादेशिक विस्तार की नीति अपनाई। उसने कौलास के दुर्ग और गोलकुंड के पहाड़ी किले पर कब्जा कर लिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का जो है उसमें से डी गलत दिया हुआ है, बाकी ABC तीनों सही है। कौलास का दुर्ग गोलकुंडा के पहाड़ी किले पर हरिहर द्वितीय ने नहीं बल्कि हसन गंगू के उत्तराधिकारी ने कब्जा किया था। बहमनियों ने कब्जा किया था उस पर, हरिहर द्वितीय ने नहीं किया था, विजयनगर ने नहीं किया था। ओके, इसको ध्यान में रखिए। अगला क्या है? अगला है कि उस समय हरिहर द्वितीय दक्षिण में इतना व्यस्त था कि उसने संघर्ष में हस्तक्षेप करने का समय ही नहीं मिल पाया था उसको। देवराय प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक एक शासक जो है विजयनगर के, देवराय प्रथम हो, हरिहर प्रथम हो, हरिहर बुक्का प्रथम हो, उसके बाद से कृष्णदेव राय हो, इन सभी के बारे में, और अलग अलग जो यात्री आते हैं, क्योंकि यात्रियों के वृत्तांत से ही हमें पता चलता है कि विजयनगर नाम की कोई साम्राज्य थी वहाँ पर, है ना, जिसका वर्णन अलग अलग यात्री करते हैं। और उसने बहमन सुल्तान के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। देवराय प्रथम का बारे में बात हो रही है। उसने तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर बांध बनाए। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? छठे का आंसर हो जाएगा सी। दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिए हुए हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। 1406 में देवराय प्रथम सिंहासन में बैठा। उसकी तुंगभद्रा दोआब पर बहमनियों से भिड़ंत हुई जिसमें वो हारा। उसने अपनी बेटी की शादी हसन गंगू के पुत्र फिरोज के साथ करवा दी। देवराय प्रथम ने रचनात्मक और कल्याणकारी कार्यों पर काफ़ी रुचि दिखाई और तुंगभद्रा नदी पर बांध भी बनवाए थे। ओके, अगला सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, रोकिए, इसको पॉज कीजिए और अपने दिमाग पर जोर डाल के इसका आंसर निकालिए। विजयनगर के किस शासक अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी? आपके बीपीएससी एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। सोचिए, एग्जाम दे रहे हैं एक बार और निकालिए इसका आंसर क्या होगा। देवराय प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय किसने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए मुसलमानों तक की भर्तियां की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देवराय द्वितीय ने विजयनगर पर शासन किया। उसने इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। सेना को मजबूत बनाने के लिए इसने मुसलमानों की ज़्यादा भर्ती की थी। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने 2007 मुसलमानों की भर्ती की, उन्हें जागीर दी और हिंदू सिपाही और अफसरों को उनके धनुर्विद्या सीखने का आदेश भी दिया था। दरअसल में घोड़े पर बैठकर दौड़ते हुए घोड़े से धनुर्विद्या, धनुष चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ के लिए उसने बहुत सारे बाहरी लोगों को और मुस्लिम लोगों को भर्ती किया था, उनको ट्रेन किया था और उनको बहमनी के खिलाफ ही यूज करना था। बहमनी क्या था? एक मुस्लिम ही राज्य था जिसके खिलाफ उनको यूज करना था। ओके,
अगला है कि अलग अलग देश से यात्री बहुत सारे हैं विजयनगर में। दरअसल में है क्या, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमारे इतिहासकारों को बहुत दिनों तक पता ही नहीं था, बस जिक्र होता था इसका अलग अलग जगहों पर। बाद में इसके प्रमाण ढूंढे गए हैं, अलग अलग यात्रियों के यात्रा वृतांत में हमें पता चला कि विजयनगर नामक साम्राज्य कोई इतना महान साम्राज्य था। ये नूनीज है, उसके सामने फारस लिखा हुआ है, ये फारस से आया था। अब्दुल रज्जाक पुर्तगाली यात्री लिखा हुआ है। निकोलो कोंती इतालवी यात्री लिखा हुआ है। अब ढूंढिए इसमें से कौन सा सही है। आपने सारे यात्रियों को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए बैठकर एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, इसका आंसर क्या होगा। अब विजयनगर से तो बीपीएससी वालों को कुछ ज़्यादा ही प्रेम है, एक सवाल तो हर साल ही पूछ रहे हैं विजयनगर से, गारंटेड है। पिछले साल ही पूछा कि कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर कौन सा नगर बसाया था। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 3 जो है ये इसमें सुमेलित है, निकोलो कोंती इतालवी। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली लेखक नूनीज कहाँ से आया था, तो नूनीज आया था पुर्तगाल से। ओके, देखिए यहाँ पर विजयनगर की यात्रा की थी फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक कहाँ का, फारस का। देवराय द्वितीय के शासनकाल विजयनगर की यात्रा की थी। इतालवी यात्री निकोलो कोंती 15वीं सदी के पूर्वार्ध में 1420 में विजयनगर आया, अतः कथन 3 सही है। अब्दुल रज्जाक ने क्या बोला था कि दुनिया में जितने शहर उसने देखे उसमें सबसे खूबसूरत कौन सा है, विजयनगर है, हम्पी है सबसे खूबसूरत। ओके, फिरोज शाह बहमानी के संदर्भ में से कौन सा कथन असत्य है, तो वह भारत अफगान शासन स्थापित करना चाहता था, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बाकी वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, सभी धर्मों के मूल सिद्धांत का आदर करने वाला सुल्तान था। उसने दौलताबाद का निकट एक वेधशाला बनाई, उसने अपने प्रशासन में हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किया, ये सभी के सभी सही दिए हुए हैं। ओके, निम्न से किस बहमानी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा को बीदर स्थानांतरित कर दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, अहमद शाह बहमानी नाम था जिसने गुलबर्गा को बीदर स्थानांतरित कर दिया था। ओके, अहमद शाह बहमानी ने वारंगल पर आक्रमण किया, उसके अधिकृत प्रदेशों को अपनी सल्तनत में मिला लिया। नवविजित प्रदेशों पर अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए वह गुलबर्गा से बीदर ले गया। इसके बाद उसने मालवा, गोंडवाना, कोंकण की ओर ध्यान दिया। ये सब कहाँ पर हैं, तो ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके हैं। कोंकण कहाँ पर है, कोंकण है आपका महाराष्ट्र में, और गोंडवाना भी महाराष्ट्र के आसपास का इलाका हो गया। और आपका मालवा जो है ये कहाँ पर हो गया, तो ये एमपी, गुजरात और मध्य प्रदेश का भाग जो है, उन तीनों को मिला देंगे तो आपका ये आ जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत गैसूद राज पूछा जा चुका है, गैसूद राज के बारे में पूछा जा चुका है। ने अपनी संगति के कारण उसे वली संत भी कहा जाता है। तो गैसूद राज अहमद शाह बहमनी के शासनकाल में था, तो इसको ध्यान में रखिएगा गैसूद राज को। ओके, अगला सवाल है कि विजयनगर शासक कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय, देखिए विजयनगर में सुलभ, तुलुप, संगम 3 वंशों के मुख्य रूप से शासन हुए हैं। इसमें से कौन से वंश के हो जाएंगे, तो ये थे तुलुप वंश के। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, कृष्णदेव राय के समय निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। देखिए क्या है, कुछ इतिहासकार कृष्णदेव राय को विजयनगर के सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। बाबर जो है उसने तुजू के बारे में भी लिखा है कि भारत के सबसे अच्छे शासक कौन थे, तो कृष्णदेव राय थे। उन्होंने बीजापुर और गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। 1509 से 1530 तक इन्होंने शासन किया है। कुछ इतिहासकार उन्हें सभी राजाओं में सबसे महान मानते हैं। उन्होंने बीजापुर और गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया था। ओके, कृष्णदेव राय के संदर्भ में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। उसने नौसेना के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतालवी यात्री पेश उनके दरबार में आया। वह संस्कृत और तेलुगु का मेधावी विद्वान थे। उसका उत्तराधिकार कृष्णदेव राय द्वितीय हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इनका जो उत्तराधिकारी था ये कृष्णदेव राय द्वितीय हुआ, ये यहाँ पर असत्य है, गलत दिया हुआ है। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी सदाशिव राय था, ना कि कृष्णदेव द्वितीय, तो सदाशिव राय बना है। दक्षिण के अन्य राजा चोल और विजयनगर के विपरीत कृष्णदेव राय नौसेना के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। इसी समय आपको कौन आते दिखते हैं, मुगल सल्तनत आता है उत्तर में, और दक्षिण में आपको पुर्तगाली वगैरह आगे आते दिखते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया गया था नौसेना के विकास पर। विजयनगर राज्य के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। राज्य के प्रशासनिक इकाई मंडलम, नाडु, स्थान और ग्राम में विभाजित थी। प्रांतीय शासक पुराने कर माफ़ करने और नए कर लगाने का अधिकार रखता था। सैनिक सरदारों को अमरम दिया जाता था। पॉलीगारों को निश्चित संख्या में पैदल सैनिक, घोड़े और हाथी रखने पड़ते थे। पॉलीगारों कहाँ पर होते थे, तो विजयनगर साम्राज्य में होते थे। स्वतंत्र एक सरदार टाइप के होते थे जो क्या करते थे, सैन्य मदद करते थे इस संकट के समय राज्य का। ओके, तो इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा असत्य है, ये पूछा गया है आपसे। इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, मैं तो आंसर बताऊंगा ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से
कोई सा भी नहीं असत्य है, सारे के सारे सही दिए हुए हैं, चारों स्टेटमेंट सही दिया हुआ, एक भी असत्य नहीं है। एक बार और इन चारों को पढ़ लीजिए जिससे आपका फैक्ट तैयार हो जाए। ओके, अगला क्या है, किस गुजराती पायलट चालक ने वास्को डिगामा का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? तो अब्दुल मजीद नाम था इसका, अब्दुल मजीद नाम था जिसने वास्को डिगामा का कालीकट तक लाया था। 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय यात्री भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया को आकर्षित हुए, इसका कारण क्या था? इसका कारण यूरोप में कृषि विकास एवं विस्तार, आंतरिक व विदेश व्यापार की वृद्धि हेतु नए बाजार की तलाश, रेशम, मसाले और औषधि की मांग। वीडियो पॉज कीजिए, एग्जाम में बैठे हुए हैं आप, आपके सामने ये सवाल है, सॉल्व कीजिए ज़रा इसको, और नेगेटिव भी लग सकता है गलत होने पर। क्या होगा इसका आंसर? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर क्या होगा देखते हैं अब। 16 का आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3, तीनों के तीनों सत्य दिए हुए हैं, सभी कथन सत्य दिए हुए हैं यहाँ पर। ओके, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो वो निवासी था जिनेवा का। क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की, जिनेवा का निवासी था, जिनेवा नाम सुना होगा। विजयनगर में कुरुवे संबंधी था किससे संबंधित था? तो कुरुवे चावल की एक किस्म थी कुरुवे। कुरुवे एक प्रकार का चावल था जिसे सर्दी के मौसम में उगाया जाता था। उपज के 1/3 भाग कर के रूप में देना अनिवार्य था इसमें, 1/3 भाग। ओके, 1/3। पुर्तगालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्बुकर्क ने बीजापुर को गोवा को छीनकर डांडा, राजौरी और दाभोल को खूब लूटा। अल्बुकर्क ने, उन्होंने लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम किया। लाल सागर के मुहाने पर और सोकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम किया। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों को दोनों से स्टेटमेंट सही है। और धीरे धीरे अरब सागर जो है उस पर पुर्तगालियों का पूरा कब्जा हो जाएगा। पहले जिस पर किसका कब्जा हुआ करता था? अरबी यात्रियों का कब्जा हुआ करता था, उस पर अब पुर्तगालियों का कब्जा हो जाएगा। पुर्तगाली अपनी नई नीति पर अमल करते हुए अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के गोवा को छीन लिया और वहाँ के प्राकृतिक बंदरगाह पर किला बनाकर अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत कर ली। पुर्तगालियों ने श्रीलंका में कोलंबो, सुमात्रा में अचिल व मलक्का में एक किला स्थापित किया। उसने लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम किया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों सही दिए हुए हैं। 21 मिनट में थोड़े से ही वीडियो में मैंने आपको ये पूरा विजयनगर का लगभग सारा हिस्सा कंप्लीट करवा दिया। उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, अगले वीडियो में हम लोग इसको करेंगे। विजयनगर वाले वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा जिससे आपका पूरा हिस्सा कंप्लीट हो जाए। और भी बहुत सारे MCQ आपको आने वाले समय मिलेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।